गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। देखो बच्चों, पिछली क्लास में आपको जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे वो था एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। और एक्टिव से पैसिव में बच्चों आपने क्या देखा कि जो असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको ये बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव। इस पॉजिटिव को और क्या बताया, अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्लियर, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है। अब देखने वाली बात यह है बच्चों कि इधर जब मैं असर्टिव लिखता हूं तो ई का प्रयोग करता हूं, और उधर जब मैं अफर्मेटिव लिखता हूं तो बच्चों मैं यहां आई का प्रयोग करता हूं। इस स्पेलिंग को आप जरा ध्यान से देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में बच्चों आपको बताया। उसके बाद में हमने बात की इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनका कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो बच्चों मैंने बताया आपको कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो HV से शुरू होते हैं और एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है। आपको बच्चों हमने ये कहा कि जब आप किसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हो और वह सेंटेंस अगर HV से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना होगा। आपको बच्चों पैसिव वॉइस में जो बदला हुआ सब्जेक्ट है उसके पहले बदली हुई HV का प्रयोग करना होगा। बदले हुए सब्जेक्ट के पहले बदली हुई HV का प्रयोग करना होगा। कैसे, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा, इधर ध्यान दो, शुड वी बैन पोर्नोग्राफी। अब बच्चों ये जो है इस तरीके का सेंटेंस दिया गया है कि क्या हमको पोर्नोग्राफी को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। अब बच्चों आप ये देखो इसमें कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है, ये शुड आ रहा है। शुड एक मॉडल है, एक प्रकार की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको बताया गया कि जैसे मॉडल आता है तो उसके बाद में क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा तो बताओ ये इसको क्या कहेंगे, आप बदला हुआ सब्जेक्ट कहेंगे। तो आप यूं लगाएंगे पोर्नोग्राफी। ठीक है, ये बच्चों पोर्नोग्राफी जो है ये क्या हो गया, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हो गया। अब आप क्या कह रहे हो कि बदले हुए सब्जेक्ट के पहले बदली हुई HV। अब इसके पहले HV को बदलना है तो HV क्या बदलोगे बच्चों, शुड को शुड बी में बदलोगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि शुड बी को उठा के यहां से यहां ले जाते हैं क्योंकि ये आगे आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द हो तो आपको क्या करना है, आपको केवल बच्चों जो मूल शब्द है उसी को आगे ले जाना है। शुड पोर्नोग्राफी और बी को यहां रखना है। ठीक है। अब आएगी वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म, ये आ जाएगा बैंड। ठीक है। उसके बाद में बच्चों आएगा बाई और उसके बाद में आएगा असे और क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो। क्यों हटा सकते हो, इसलिए हटा सकते हो क्योंकि बच्चों आपने लिखा कि शुड बी बैन पोर्नोग्राफी, अर्थात क्या हमें पोर्नोग्राफी को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। क्या पोर्नोग्राफी को बैन किया जाना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है कि हमारे द्वारा। क्योंकि बच्चों ये जो है इसका मतलब होता है अश्लील साहित्य, खराब साहित्य। तो बच्चों जब खराब साहित्य को बैन कौन करेगा, ये बताओ, मानव समाज ही तो करेगा। और मानव समाज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। मानव समाज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, मानव समाज के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। तो बताओ इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो बिल्कुल नहीं आ रही है ना। उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको कहा, जैसे मान लो मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं कि डू यू नो दिस मैन। दूसरा एक सेंटेंस और लो और आइए बढ़ो, डू यू नो दिस मैन। तो यहां बच्चों आप क्या करते हो, डू यू नो दिस मैन। एक सेंटेंस और जरा ध्यान से देखना, ये दिया आपको डू यू नो दिस और ये दे दिया आपको मैन, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब बताओ सहायक क्रिया आगे आ रही है ना, तो सहायक क्रिया किसके पहले आ रही है, सब्जेक्ट के पहले आ रही है, ये एवी है। अब पीवी में क्या होगा, पीवी में बच्चों क्या होगा कि ये सब्जेक्ट बदलेगा। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये है, तो आपने लगाया दिस मैन। ये क्या हुआ बच्चों, बदला हुआ सब्जेक्ट। अब बदले हुए सब्जेक्ट के पहले बदली हुई HV। तो आप जानते हो डू आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाला टेंस इज एम आ रहेगा। तो ये इज आ गया, ये एम आ गया, ये आर आ गया। एम तो आ नहीं सकता, आर आ नहीं सकता, तो सही क्या हो जाएगा, इज दिस मैन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ नॉन, उसके बाद बाई लगाओ बाई। आई को किस्म, सॉरी यू को किस्म बदलो, यू को यू में ही रहने दो।
अब बच्चों गलती कहां हो गई? गलती यहां हो गई, क्योंकि नॉन के बाद में बच्चों मैंने आपको अलग से समझाया है कि बाई का प्रयोग नहीं करके टू का प्रयोग करना चाहिए। बाई का प्रयोग नहीं करके टू का प्रयोग करना चाहिए। तो सेंटेंस बन गया इज दिस मैन नॉन टू यू। अब बच्चे इज में क्या गलती हो गई हमसे कि इसका जो पहला अक्षर है वह हमको कैपिटल में लिखना चाहिए। इज दिस मैन नॉन टू यू, इज दिस मैन नॉन टू यू। इस तरीके से बच्चों आपने क्या किया? HV। अब WH वर्ड में कुछ नहीं करना है। अब जैसे बच्चों आपने यहां WH वर्ड लिख दिया, जैसे मान लो डू यू नो दिस मैन। अब मैंने यहां लगा दिया हाउ डू यू नो दिस मैन। तुम इस आदमी को कैसे जानते हो? तो पेशिव वजह में कुछ नहीं करना, ये हाउ अपनी जगह रख दो और देखो वो वाक्य बन गया हाउ इज दिस मैन नॉन टू यू, हाउ इज दिस मैन नॉन टू यू। तो WH वर्ड वाले में तो बच्चों किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। अगर भेद है तो हु वाले में है। हु को हुम में बदला जाता है बाय हुम में, और हुम को बच्चों हु में बदला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हुम का भी सेंटेंस करके दिखाया था। होम से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बच्चों हम आपको जो सेंटेंस बताएंगे वो बताएंगे एक बार वाट वाला। वाट वाले पे भी आपको जरा गौर करने की आवश्यकता है। अगर कोई सेंटेंस वाट से स्टार्ट होता है तब आप क्या करते हैं? जैसे बच्चों जरा ध्यान देना, मैंने आपको बोला कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और आपसे कहा इसका पेशे हुई बनाओ। जरा ध्यान देना बच्चों, आपसे कहा गया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और आपसे कहा गया इस सेंटेंस को किस में बदलो? पेशे हुई में बदलो। अब बताओ कैसे बदलो? ये देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो बच्चों ऑब्जेक्ट तो खुद ही है। ध्यान दो बच्चों, जो सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों आप जानते हो ऑब्जेक्ट होता क्या है। ध्यान दो बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बच्चों व्हाट का या हुम का जवाब होता है। क्लियर हो गया है? तो जो सेंटेंस बच्चों व्हाट से शुरू होगा या हुम से शुरू होगा उसमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। दोनों एक साथ कैसे आएंगे? जैसे मान लो हु पहले होता किसे, तो मेरे को बताओ राम ने किसे मारा। अब आप इस थोड़ी को कि राम ने किसे रावण को मारा, तो वो तो उसका जवाब हुआ ना किसे। तो किसे बोलते ही आप क्या है, वो रावण को हट जाएगा। उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको कहा कि मैं तुमको पढ़ाता हूं। प्रश्न ये है कि मैं किसको तुमको पढ़ाता हूं, ये थोड़ी बोलते हैं मैं किसको पढ़ाता हूं, तुमको तो हट जाएगा, तो ऑब्जेक्ट तो हो भी नहीं सकता। अब बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा था उसे अगर वाक्य शुरू हो रहा तो सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता। यहीं पर आपके सामने थोड़ी परेशानी पैदा हो जाती है, और बच्चों केवल समझने की परेशानी है, बाकी वैसे देखा जाए तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब मैं आपको देखो इसको क्लियर करता हूं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये क्या हो गई? ये बच्चों मैन वर्ब हो गई, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया तो अगर दूसरी मैन वर्ब है ही नहीं तो फिर इसी को मैन वर्ब मान लिया जाएगा। और योर नेम ये क्या है बच्चों? ये तो क्या है बताओ? व्हाट इज योर नेम। अब जैसे मैं कहूं जी माई नेम इज फला फला, तो ये तो बच्चों एक्चुअली देखा जाए तो सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। योर नेम इज व्हाट, ये सेंटेंस बच्चों ये होता है योर नेम इज व्हाट, योर नेम इज व्हाट। परंतु हमारी मजबूरी ये है कि व्हाट का प्रयोग जो है हम सेंटेंस के अंत में नहीं कर सकते हैं। वी कैन नाइदर यूज we can make the use of what, neither at the end of the sentence or in between of the sentence। हम बच्चों जो सेंटेंस का बीच वाला भाग है उसमें भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाद में भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या करना पड़ेगा? वाक्य के शुरू में करना। अब बच्चे इसको सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन आप बच्चों इस सेंटेंस को समझो, इसका सुधरा रूप यही तो है योर नेम, यानी योर नेम इज व्हाट। बच्चों सही तरीका तो इसका यही था, पर समस्या यह थी कि हम जानते हैं WH वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम जानते हैं WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के अंत में नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप उसको आइए उठा के लाएं। भाई ये तो सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये सब्जेक्ट। और ये क्या हुआ जरा बताना? ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। तो ये क्या हुआ? ये बच्चों वर्ब हो गई। और ये व्हाट जो है बच्चों देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है? ये योर नेम इज व्हाट, और आपने बोला योर नेम इज एलेक्स। तो योर नेम और एलेक्स तो एक ही है, तो बच्चों ये तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों इसको क्या मानना चाहिए? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मानना चाहिए। अब बताओ आप मेरे को इस सेंटेंस में वो बच्चों पेशी में कैसे बना सकता हूं मैं? इसमें क्या है मेरे पास? एक तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और इसमें ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आगे किसको लाऊंगा मैं?
जब प्रश्न ये है कि साहब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो तो किसको बदलूं, तो चूंकि बच्चों इसमें क्या है कि वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई द सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव। इसको बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं बोल करके हमने क्या माना, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट माना और बिल्कुल शुद्ध माना, इसलिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस तो बन नहीं सकता है। फिर बात यह है बच्चों कि कैसे सेंटेंस का बनता है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि माई नेम इज एलेक्स, और आपसे कहा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो माई नेम है सब्जेक्ट, इज इसमें वर्ब है, और एलेक्स तो इसमें सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो हमारा पहला ही नियम ये कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप सब्जेक्ट किसे बनाओगे, दैट्स व्हाई द सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अब आइए देखो बच्चों, आगे वाला सेंटेंस बताता हूं। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। बताओ तुम उस लड़की के लिए कह रहे हो कि साहब ऐसी है वैसी है, पर मुझे ये बताओ कि उस लड़की के बारे में तुम जानते क्या हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। अब बच्चों ध्यान लगाना, जानते हो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट के पहले एचवी का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ है। नो क्या है इसमें बताओ, व्हाट डू यू नो बच्चों ये वर्ब है, ये इसमें क्या है, ये बच्चों इसमें वर्ब है, व्हाट डू यू नो, है ना, और अबाउट हर। अब बच्चों ये हर इसमें ऑब्जेक्ट लग जरूर रहा है आपको, ये इसमें ऑब्जेक्ट लग जरूर रहा है, लेकिन बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका है, ये तो इस प्रीपोजिशन का है। तो इसलिए चूंकि इसमें क्या हो रहा है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए बच्चों क्या होगा कि इसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे में क्या होगा, ये हर आगे नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब जैसे मान लो इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस बनाने का सीधा तरीका, व्हाट अपनी जगह यों का यों उतार लो, क्योंकि WH वर्ड तो यों का उतारा जाता है, व्हाट उतार लिया। अब ये प्रश्न कहता है कि साहब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ध्यान दो, जो सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट खुद ऑब्जेक्ट का काम करता है। प्रश्न यह है कि व्हाट को क्या माना जाए, यानी इसके साथ इज का प्रयोग करें कि एम का करें कि आर का करें, यानी इसको सिंगुलर या प्लूरल क्या माने। तो वही बात है बच्चों, इसे औसत तौर पर सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, व्हाट के साथ एम का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, आर का प्रयोग भी नहीं करेंगे, और सिंगुलर मानते हुए हम क्या करेंगे इसको, जैसे बच्चों हिंदी में बोल के देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, उसके बारे में तुम्हारे द्वारा क्या जाना जाता है, या उसके बारे में तुम्हें क्या विदित है, उसके बारे में तुम्हें क्या विदित है। अब बच्चों व्हाट की जगह व्हाट रहेंगे, अब इसमें इज एम आर के हिसाब से लगा दिया हमने इज, कोई समस्या यहां तक, व्हाट इज, क्योंकि डू आ रहा है। ध्यान दो बच्चों, जिस वाक्य में डू या डज आ जाए उस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय आंख बंद करके इज एम आर लगाओ, और जिस वाक्य में बच्चों क्या आ जाए, डिड आ जाए, उस वाक्य में आंख बंद करके क्या लगाओ, उसमें वाज का प्रयोग करो, वाज या वर का। और बच्चों जिस वाक्य में क्या आ जाए, हेज या हेव आ जाए, हेज या हेव या हेड, आगे बीन लगा दो, बीन लगा दो, समस्या क्या आ रही है। तो देखो व्हाट इज थर्ड फॉर्म बताओ, नो की थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगी, व्हाट इज नॉन। ठीक है, व्हाट इज नॉन, तो बच्चों नॉन बाई नहीं होता, व्हाट इज नॉन टू, ऐसे बोलोगे आप। तो व्हाट इज नॉन टू, ठीक है, व्हाट इज नॉन टू। अब देखो बच्चों इसमें आप क्या क्या लिखा, व्हाट डू यू नो अबाउट हर, अर्थात तुम उसके बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हर यानी उसके बारे में तुम क्या जानते हो। तो व्हाट इज नॉन टू यू, है ना, व्हाट इज नॉन टू यू। तो बच्चों यहां पर क्या करोगे, इस सब्जेक्ट को लाओ जी, ये सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट आ गया। व्हाट इज नॉन टू यू, है व्हाट इज नॉन टू यू। अब क्या लगा दो जी, अबाउट हर। अब आप में से कोई बच्चा ये प्रश्न पूछ सकता है मुझसे कि सर क्या अबाउट हर का प्रयोग इसके पहले भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज नॉन टू, जैसे व्हाट इज नॉन अबाउट हर टू यू, ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा प्रयोग हम इसलिए नहीं करते जनरली। वैसे तो नियम यही बताया था मैंने कि अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज आए तो उसका प्रयोग बाई प्लस एजेंट के पहले करना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ बाई प्लस एजेंट नहीं है। यदि बाई प्लस एजेंट होता तो हम बाई प्लस एजेंट के पहले प्रयोग करते, लेकिन यहाँ टू आ रहा है, और टू खासतौर पर किस वजह से आ रहा है, इस नॉन की वजह से आ रहा है। इसलिए बच्चों इनको जुदा जुदा मत करो, इनको क्या मत करो, इनको बच्चों दूर दूर मत ले जाओ। नॉन टू नॉन फॉर, तो ये इन दोनों में संबंध है ना, साथ साथ रहने दो। और जब टू इसके साथ रहेगा तो बच्चों फिर आप क्या नहीं कर सकते, फिर अगर आप इसको यू को उठाइए ले जाओगे आगे तो फिर ये क्या है, स्प्लिट हो जाएगा।
इसलिए ज्यादा सही तरीका यही है। व्हाट इज नॉन टू यू अबाउट हर। तो बच्चों व्हाट का मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी वो है, मूर्खता वाली बात है, आना चाहिए। फिर भी बच्चों आपकी सुविधा के लिए हम ये कर सकते हैं, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं और आप खुद बना के मुझे दिखाएंगे, और यही बात बच्चों अपनी समाप्त हो जाएगी इंटेरोगेटिव वाली, और आगे वाला टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखना क्या है। व्हाट का एक सेंटेंस देता हूं मुझे। एक डॉक्टर पेशेंट को कहता है, जरा ध्यान देना, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। बस व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट का मतलब यह है बच्चों तुमने नाश्ते में क्या खाया। अब आप लोग क्या करते हो बच्चों कि व्हाट डिड यू ईट फॉर की जगह यहां कर देते हो व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट, जो गलत होता है। ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ते में क्या खाया। ये बोलना चाहिए व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ते में क्या खाया। कई बार हम कहते हैं कि साहब मैंने मेरा प्लॉट 5 लाख में बेचा, तो ऐसे नहीं करना चाहिए इन 5 लाख, फॉर 5 लाख बोलना चाहिए, आई सोल्ड माई प्लॉट फॉर 5 लाख। ठीक है, उसी तरीके से मैंने खरीदा, तो आई बॉट दिस मोबाइल फोन फॉर 20,000, अर्थात 20,000 में मैंने क्या किया, ये मोबाइल फोन जो है खरीदा। तो बाई फॉर होता है, सेल फॉर होता है ना, वेट फॉर होता है, प्रिपेयर फॉर होता है। उसी तरीके से बच्चों ईट इन नहीं होता, ईट फॉर होता है। इतना समझ में आ गया है। एनी जैसे अपन कई बार कहते हैं डिनर में क्या खाया, इन डिनर नहीं होता। इन डिनर कैसे हो सकता है बच्चों, जब इन डिनर नहीं हो सकता बल्कि फॉर डिनर होगा, फॉर ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि डिनर कोई बर्तन नहीं है, कोई थाली या कटोरी नहीं है जिसमें रख करके आपने डिनर खाया। एनी अब जरा अपनी बात को हम आगे लेंगे, तो बच्चों तरीका वही है। सबसे पहला तरीका, जो होशियार बच्चे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वॉट का कुछ नहीं करना, वॉट का वाट ही कर देना। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को आइए लिया हो, तो ऑब्जेक्ट भी बच्चों यही है, WH वर्ड भी यही है, ध्यान दो। QW क्वेश्चन वर्ड भी यही है, और ऑब्जेक्ट जो है बच्चों यही है, इसलिए ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। तो इसी को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। बना दिया। अब ये सब्जेक्ट तो बन गया, पर प्रश्न ये है कि एक वचन है या बहुवचन है, डिड आ रहा है तो डिड के हिसाब से वाज पर लगाओ। तो बच्चों इसको सिंगुलर मानते हुए वाज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वर का नहीं करना चाहिए। बोलो आगे समझ में। व्हाट वाज, थर्ड फॉर्म लगाओ, ईटन। ठीक है, व्हाट वाज ईटन। अब बच्चों बाई प्लस एजेंट के पहले रखो इसको। ठीक है, तो व्हाट वाज ईटन फॉर ब्रेकफास्ट बाई यू। अब आप ये भी कर सकते हो कि व्हाट वाज ईटन बाई यू फॉर ब्रेकफास्ट। अगर इसको इधर रख देते तो भी चल जाता, लेकिन बच्चों क्या होता है कि जो बाई प्लस एजेंट आता है उसके पहले ही लिखना चाहिए। यहां बच्चों स्थिति दूसरी थी, यहां बाई प्लस एजेंट नहीं आकर के 2 प्लस एजेंट आ रहा था, इसलिए यहां पर अपने को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा। बाकी इन जनरल क्या होता है, बाई प्लस एजेंट के पहले आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने ये देखा कि कैसे जो है बनाते हैं हम। तो WH वर्ड वाला मामला बच्चों आपके अच्छे समझ में आ गया है, और इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
हाँ तो बच्चों ये देखो, आपको जो पेशी वोइज है उसका असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों पार्ट आपके पूरे हो गए हैं। अब बच्चों आगे वाला जो पार्ट चलेगा आपका, वो चलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो बहुत सरल है बच्चों। इंपेरेटिव सेंटेंस को बच्चों हिंदी में कहेंगे आप आज्ञार्थक वाक्य। लिखो एक बार, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य का मतलब जिन वाक्यों में आज्ञा का भाव अंतर्वलित हो। तो बच्चों कहने को तो क्या है, इसको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, परंतु अगर इसे और ज्यादा सरल शब्दों में समझा जाए तो ये सेंटेंस होते हैं बच्चों ओरा वाले वाक्य। क्या होता है ये ओरा? तो जरा ध्यान दो। ओरा का मतलब ओ यानी होता है वाक्य में कौन सा भाव हो सकता है? ऑर्डर या कमांड का भाव हो सकता है। आर का मतलब बच्चों सेंटेंस में रिक्वेस्ट माने निवेदन का भाव हो सकता है, और ए माने सेंटेंस में एडवाइस का भाव हो सकता है। क्लियर हो गया है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। और बच्चों चूंकि इनमें आज्ञा का भाव अंतर्वलित होता है, लेकिन आज्ञा के अलावा इनमें रिक्वेस्ट माने निवेदन और एडवाइस माने सलाह या जो परामर्श होता है उसका भाव भी अंतर्वलित हो सकता है। क्लियर है? आगे और देखेंगे आप। अब बच्चों जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है और आपसे पूछा कि साहब ये कौन सा है, जरा ध्यान देना। सेंटेंस नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओके। दूसरा मैंने बोला आपको डोंट मेक ए नॉइज, ठीक है। तीसरा मैंने बोला नेवर वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम जो है कभी क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों अंतिम मैंने आपको बोला पांचवा, इस पांचवें को मैं यही लिया था हूं, प्लीज। क्या किया मैंने? प्लीज हेल्प मी, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या देखा, इस प्लीज की जगह कभी कभी काइंडली भी आ सकता है, KINDLY, ठीक है। अब जरा आप गौर से देखो कि ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं। ये सारे सेंटेंसेस बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। कैसे हैं? ऐसे हैं। सबसे पहले आप जब कहते हो कि प्लीज या काइंडली हेल्प मी, तो इस वाक्य में कौन सा भाव होता है जरा बताना बच्चों? इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है कि नहीं होता है? दूसरा मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये बच्चों आदेश है। ये क्या है? ये आदेश है। तो आदेश में क्या होता है कि ये वाला जो है इसमें ऑर्डर का भाव है। अब बच्चों जब मैं आपको कहता हूं डोंट मेक ए नॉइस, तो ये बच्चों नकारात्मक आदेश है या नकारात्मक सलाह है। डोंट से अगर मान लो वाक्य शुरू हो रहा है तो ये प्रोहिबिशन दर्शाता है। इन दोनों वाक्यों में बच्चों क्या है? प्रोहिबिशन है। तो बच्चों इसमें आप एक पॉइंट प्रोहिबिशन भी जोड़ सकते हो, प्रोहिबिशन, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों मैंने आपको एक सेंटेंस बोल दिया अवॉइड बैड कंपनी, ध्यान दो, अवॉइड बैड कंपनी यानी बुरी संगत से बचो। अब बताओ ये कैसा सेंटेंस है बच्चों? ये भी सेंटेंस वैसा ही है, और इसके अंदर जो है क्या दिया गया, न तो आदेश दिया गया है ना इसमें निवेदन किया गया है, बल्कि इसमें क्या है आपको एडवाइस दी गई है। एडवाइस मैंने सलाह, क्या आपको बुरी संगत से बचना चाहिए। तो बच्चों आपने क्या देखा? पहला निष्कर्ष आपने ये निकाला कि इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों वह होता है जिसमें किसका भाव होता है जरा बताना? ऑर्डर का भाव होता है या रिक्वेस्ट का भाव होता है, ठीक है, या एडवाइस का भाव होता है। और बच्चों अगर वाक्य नकारात्मक है, जैसे नकारात्मक सलाह है या नकारात्मक निवेदन है या नकारात्मक ऑर्डर, तो ऐसे वाले वाक्यों में बच्चों प्रोहिबिशन का भाव होता है, निषेध यानी वर्जना, ठीक है। और जिस वाक्य में प्रोहिबिशन का भाव होता है बच्चों वो किससे स्टार्ट होता है? वो या तो डोंट से स्टार्ट होता है, ध्यान दो, या फिर वो नेवर से स्टार्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई है? ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जो वाक्य ऑर्डर से ऑर्डर वाला होगा वह हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। जो वाक्य रिक्वेस्ट से, जिस वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव होगा
वो बच्चों में सब प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? प्लीज या काइंडली से। और जो वाक्य प्रोहिबिशन से, जिसमें प्रोहिबिशन का भाव होगा, वह वाक्य बच्चों हमेशा डोंट या नेवर से शुरू होगा। इतना समझ में आ गया है। अब बात यह है कि दूसरी बात यह भी है, कौन सा वाक्य किससे शुरू हो रहा है, आपकी बातें समझ में आ चुकी है। अब बच्चों इसका पेशिव वॉइस बनाने का तरीका आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑर्डर वाला ही ले लो। जैसे आपको कहा गया कि साहब ओपन द डोर, आपको बोला गया ओपन द डोर, या कोई कहता अटैक द एनिमी, यानी कोई एक बड़ा अफसर है, वो अपने जो है फौजियों से कहता है कि अटैक द एनिमी, मानी दुश्मनों पर क्या कर दो, हमला कर दो। ठीक है, या मैंने कह दिया आपको कि ओपन द डोर या शट द डोर। ठीक है, तो जब बच्चों आपको आदेश दिया जाता है तो आप क्या करोगे? देखो, जैसे मैंने आपको कहा ओपन द डोर एट वंस। एट वंस यानी क्या होता है? फौरन। एट वंस का मतलब बच्चों फौरन है। तो ये तो आप जोड़ो चाहे मत जोड़िए, लास्ट में आ रहा तो पेशिव वॉइस में लास्ट में लिख दो, अपने को तो इतने से मतलब है। अब देखो, ओपन द डोर एट वंस यानी तुरंत दरवाजा खोलो, आदेश है ये। अब ऐसे वाक्य को पेशिव वॉइस बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों? सबसे पहले लगाना लेट, ठीक है, उसके बाद लगाना ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना बी, उसके बाद लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाना शेष कुछ बच जाए तो। बात समझ में आ गई है? अब जरा बताओ, इसमें सबसे पहले हमने लगा दिया लेट, ये लगा दिया लेट। अब ऑब्जेक्ट बताओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके ठीक बाद क्या आ रहा? ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही तो आता है, तो लेट द डोर, ये हो गया साहब लेट द डोर। बी बाहर से लाओ, ये ले आए। ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ओपनड, ठीक है, और इसके बाद भी क्या जाएगा? लेट द डोर बी ओपनड, और जो लास्ट में क्या बच गया? एट वंस, तो एट वंस लिख दो। अब बताओ, कोई समस्या है क्या? कुछ नहीं किया आपने। यू ओनली पुट द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। आपने बच्चों दिए गए सूत्र में क्या रखा है? केवल वैल्यूज रखी है, केवल मान रखा। तो लेट द डोर बी ओपनड एट वंस, अर्थात दरवाजे को तुरंत खोल दिया जाए। अब ध्यान दो बच्चों, इसका मतलब है ओपन द डोर एट वंस यानी तुरंत दरवाजा खोलो, और इसका मतलब है लेट द डोर बी ओपनड एट वंस, अर्थात दरवाजे को तुरंत खोल दिया जाए। दरवाजे को तुरंत खोलो, दरवाजा तुरंत खोल दिया जाए, दरवाजा तुरंत खोलो, दरवाजा तुरंत खोल दिया जाए, दरवाजा तुरंत खोलो, दरवाजा तुरंत खोल दिया जाए। आ गया समझ में? अगर बच्चों ये समझ में आ गया तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं आपको एक सेंटेंस और दूंगा जिसको आप स्वयं मुझे करके दिखाएंगे, और मुझे ताकि ये पता भी चल जाएगा कि आपकी समझ में बात आ गई या नहीं आई। ठीक है, मैंने कहा बच्चों फिनिश द वर्क इन टाइम। दूसरा वाक्य दे दिया आपको, फिनिश द वर्क इन टाइम, इसमें भी आदेश है फिनिश द वर्क इन टाइम। देखो, फिनिश द वर्क इन टाइम, कैसे बनाओ? ये वही तरीका, लेट द वर्क, ऑब्जेक्ट है ना, लेट द वर्क बी बाहर से लाओ, फिनिश की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिनिश्ड, लेट द वर्क बी फिनिश्ड। अब बच्चों बात तो ये समाप्त हो गई है। लास्ट में बच्चा है, इसको लास्ट में लगा दो, इन टाइम, यानी लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, यानी काम को वक्त पर खत्म किया जाए, दिए गए काम को वक्त पर खत्म किया जाए, अर्थात बिल्कुल सही समय पर समाप्त किया जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और होता है, वो तरीका बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका यही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका यही है। कई बार बच्चों ये भी होता है कि आपको कोई सेंटेंस ऐसा भी दिया जा सकता है जिसमें आदेश का भाव हो, आदेश का, जैसे मैंने कहा डोंट शट द डोर, तो ये आदेश है इसमें, डोंट शट द डोर, कोई सलाह नहीं है। तो इसमें क्या उल्टा हो रहा हो जाएगा, देखना, डोंट शट द डोर। अब आपको क्या करना है? इस नोट का ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। ये नोट है बच्चों, इसको डू नोट में डू का कोई मतलब नहीं है। डू तो आता है नोट के साथ, क्योंकि नोट अकेला नहीं आता, इसलिए डू लगाना पड़ता है। भाई इसको नोट समझो आप। अब बताओ क्या हो जाएगा? लेट, देखना वही तरीका है, लेट, बताओ द डोर, तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, लेट द डोर नोट, फिर बी लगा दो, और फिर क्या लगा दो? शट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? शट। बोलो, लेट द डोर नॉट बी शट, लेट द डोर नॉट बी शट, माने दरवाजे को नहीं खोला जाए, लेट द डोर नॉट बी शट। अब बच्चों होता क्या है? 1 2 3, ये 1 ये 2, तीसरे नंबर पे हम नोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों ये सेंटेंस यो भी लिखा जा सकता था, क्योंकि लेट खुद एक वर्ब है तो लेट नॉट का प्रयोग भी सही माना जाता है। लेट नॉट द डोर, लेट नॉट द डोर बी शट,
यदि आपने इस वाक्य को यूं बनाया होता तो भी आपका यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। लेट नॉट द डोर बी शट, लेट द डोर नॉट बी शट, लेट नॉट द डोर बी शट, लेट नॉट द डोर बी शट, लेट द डोर नॉट बी शट। दोनों प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला ही ज्यादा बनाया जाता है और ज्यादा बच्चों जो व्यावहारिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो भी ऊपर वाला है। इतनी बात समझ में आ गई है? आगे और लेते हैं। ये बच्चों शब्दों की क्या है, व्यायाम है, कसरत है। शब्दों की व्यायाम है, शब्दों की कसरत है। बातों को दो तरीके से कहने का तरीका है। अब बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे ओपन द डोर, वही सेंटेंस दोबारा, ओपन द डोर। अब बच्चों इसको कैसे बदलोगे आप? मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आपने कहा दरवाजा खोला जाए। कोई ये भी तो कहता है कि आपको दरवाजा खोलने के लिए आदेशित किया जाता है, तो भी बात वही है। तो कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि वो जो आपको मैंने तरीका बताया है, वैसा ऑप्शन में आपके पास उत्तर हो ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको दो प्रकार से बनाया जाता है। एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको बताया लेट वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तरीका बच्चों ये है, ये कम इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कुछ नहीं करेगा, करने वाला यूं करेगा, यू आर ऑर्डर्ड। अब आप ये कहोगे सर ये यू किधर से लाए? ये यू इधर से लाए क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसके आगे यू सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जो हमेशा क्या होता है, अंडरस्टूड। जैसे मैंने आपको कहा गो, मैं क्या कहना चाहता हूं, यू गो। मैंने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं क्या कहना चाहता हूं, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मैंने कहा ओपन द डोर, मैं क्या कहना चाहता हूं, यू ओपन द डोर। तो बच्चों हम सबको यही कहते हैं, अपन ने किसी को भी अपने कोई काम बताना, अरे किताब लाना, ऐसा थोड़ी तुम किताब लाना, लेकिन हम कहना तो यही चाहते हैं कि तुम किताब लाना। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, यू हमेशा अंडरस्टूड होता है। ऐसे वाक्यों में यू हमेशा अंडरस्टूड होता है। तो बताओ आप क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, कोई समस्या यहां पर? टू बार से लाओ, ये लगा दिया यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सेंटेंस को यूं कहें, उतार दो, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। बोलो, ये कम इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। यानी ओपन द डोर का पेशी वही बनेगा, लेट द डोर बी ओपनड, या फिर बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। या तो बनेगा ये, या फिर बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये आपको इसका बता दिया गया है। और आगे जरा देखो, अब जैसे रिक्वेस्ट वाला है, तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, ओपन द डोर की जगह कर दो प्लीज ओपन द डोर। ये हो गया प्लीज ओपन द डोर। अब इसमें बच्चों क्या होगा, वो लेट वेट का चक्कर नहीं है, इसका एक ही तरीका है। देखो वाक्य के शुरू में लिखो यू आर रिक्वेस्टेड, ध्यान दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दो क्योंकि प्लीज की जगह आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर कर दो ओपन द डोर। आ गई समझ में? यानी ऐसे वाक्य बच्चों जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, उनका पेशी वो लेट से नहीं बनाया जाता, बल्कि ऐसे वाक्यों के शुरू में क्या जोड़ दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है तथा शेष वाक्यों को जो का त्यों माने जस का तस उतार दिया जाता है। क्लियर हो गया है? अब बात आती है बच्चों कौन सी, ये आखिरी बात। कौन सी बात है ये, एडवाइस वाली। तो एडवाइस वाली में कुछ नहीं है, जैसे बच्चों आपको कह दिया गया, मैंने आपको कहा अवॉइड बैड कंपनी। ध्यान देना, आपको सेंटेंस दिया गया अवॉइड बैड कंपनी, तो बच्चों आपको सेंटेंस दिया गया अवॉइड बैड कंपनी। अब ये पहला अक्षर है तो इसको कैपिटल में लिखो, अवॉइड बैड कंपनी हो गया। अब अवॉइड बैड कंपनी में बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इसको लेट से बनाओगे तो ये लेट से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आदेश का भाव नहीं है। बुरी संगत से बच्चों ये सलाह है। अब सलाह तो दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका है यू आर क्या कर दो एडवाइस्ड, तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, और एक होता है ADVISED, ये गलत ये सही। यू आर एडवाइज टू उतार दिया अवॉइड बैड कंपनी, यानी आपको सलाह दी जाती है कि आप अवॉइड बैड कंपनी, यानी बैड कंपनी से क्या किया करें, आप बचा करें, आप बैड कंपनी से बचा करें, है ना। और जो कभी कभी ये भी करते हैं अपन कि इसकी जगह शुड का प्रयोग भी कर देते हैं, कैसे, और देखो इस वाक्य को यूं भी लिखा जा सकता है यू। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट मैंने लिखा है इसको छोड़ दो, यहां लगा दो शुड, ठीक है। आर एडवाइस टू की जगह जाएगा यू शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ अवॉइड बैड कंपनी। कोई समस्या? अब बच्चों कोई समस्या नहीं है,
और डोंट में डोंट है एक तो, और एक नेवर वाला वाक्य है। तो नेवर वाले वाक्य पर बच्चों अपन अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।